हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज है 26 अगस्त 2022 और आज के मोस्ट करेंट अफेयर्स आपके सामने हैं। पर सबसे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। नासा की जो अमेरिका की जो नासा स्पेस एजेंसी है, इसने चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अवैध शराब, नशीली दवाओं के व्यापार जो होती है उसकी जांच के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला उत्तराखंड राज्य में स्थापित की जाएगी। और पुर्तगाल देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। ये थे कल के टॉप 10 क्वेश्चन जिनका हमने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है COP27 जो 2022 में होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन मिस्र, इजिप्ट में होगा। यह मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। इन्होंने COP27 की मेजबानी करने का निर्णय लिया है। COP27 यह किससे रिलेटेड है? तो यह जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड इस पर चर्चा होती है। COP में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड इसमें चर्चा होती है कि उस जलवायु में जो भी परिवर्तन होता है उससे जो भी समस्याएं आती हैं, इन सभी समस्याओं के समाधान के रूप में मेजबानी की जाती है, बैठक बुलाई जाती है। हर साल इसका आयोजन किया जाता है। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और इसका पहला एडिशन हुआ था बर्लिन, जर्मनी में 1995 से स्टार्ट हुआ है और इसका 27वां संस्करण अभी हुआ। 27वां संस्करण 2022 में मिस्र, इजिप्ट कर रहा है और 2028 और अगले साल 2023 में COP28 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त अरब अमीरात UAE को वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है। ऑप्शन की बात करें तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो। COP26 जो पिछले साल नवंबर 2021 में COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन पिछले साल स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ और यहाँ पर COP27 का आयोजन हो रहा है मिस्र, इजिप्ट में और UAE में COP28 का आयोजन हो रहा है। यहाँ लिख देती हैं 26, यहाँ 27, यहाँ 28 और इंडोनेशिया में क्या हो रहा है? तो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ 2022 में G20 2022 जो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ और G20 2023 जो होगा वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। अगले साल इंडिया होस्ट करने जा रहा है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश यूपी जो है पहली बार में ही एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बनाई। इसका मतलब है कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट से कि आप एक जगह जाएं और वहाँ पर आपके मल्टीपल गुणों का विकास होगा। वहाँ पर सिर्फ बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसकी क्वालिटी भी विकसित होगी। तो इस विकास
को ध्यान में रखते हुए ही यह योजना बनाई गई है। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यह युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल प्रदान करेगा। इसके अलावा यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भारत में पहला राज्य की बात हो रही है, तो मध्य प्रदेश राज्य में अगर कुछ रिलेट करें तो क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में काउ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य है। काउ कैबिनेट का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। और ई कैबिनेट और व्हीकल का ई कैबिनेट और ई व्हीकल का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और कर्नाटक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है प्राइमरी लेवल पर आधारित पहला राज्य उत्तराखंड है। प्राइमरी लेवल पर जो आधारित है वह उत्तराखंड है और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन ICAS 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो चौथा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज CAPS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन मतलब CAPS और CSTEP द्वारा आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। और इस बार की थीम क्या है? द राइट ऑफ लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। द राइट टू लाइफ सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। ऑप्शन की बात करें तो कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा है, पश्चिम बंगाल का कैपिटल है। तो यहाँ पर कुछ करेंट अफेयर्स को रिलेट करें तो यहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन 2023 आयोजित हो रहा है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन 2023 इसको आयोजित किया जा रहा है और इस बार सी फूड शो की मेजबानी भी करेगा। इस बार सी फूड शो की मेजबानी होगी कलकत्ता में। गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा हर 2 साल पर डेफ एक्सपो समिट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। हर 2 साल पर डेफ एक्सपो समिट आयोजित किया जाता है और इस बार गांधीनगर में डेफ एक्सपो समिट 2022 आयोजित होने वाला है। और भोपाल में बात करें तो यहाँ पर 23वां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। 23वां केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन है कि किसने NDTV में 55.18% हिस्सेदारी खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो अडानी ग्रुप ने NDTV में 55.18% हिस्सेदारी खरीदने का लक्ष्य रखा है। अडानी ग्रुप ने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड में 29.18% खरीद ली है। इतना फीसदी हिस्सेदारी उन्होंने खरीद ली है, अडानी ग्रुप ने खरीद ली है, लेकिन 55.18% हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्हें 294 करोड़ रुपए में एक ओपन ऑफर जारी किया है और 26% हिस्सेदारी या 55.18% हिस्सेदारी खरीदने के लिए उन्हें 294 करोड़ रुपए में एक ओपन ऑफर जारी किया है। तो NDTV के 26% या
इक्विटी शेयरों के लिए अगर प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया जाए तो अडानी ग्रुप को इसके लिए टोटल 483 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। एनडीटीवी की स्थापना कब हुई? 1988 में। मुख्यालय नई दिल्ली और इसके संस्थापक हैं प्रणय राय और राधिका राय। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन पहला जो है रिलायंस समूह या रिलायंस ग्रुप। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि पैंगोंग लेक कहाँ है? लद्दाख में है। तो इसे हम आरजी से क्यों रिलेट कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हुआ था कि रिलायंस ग्रुप के द्वारा इस लेक में पहली बार 4G सर्विस की शुरुआत की गई थी। 4G सर्विस की शुरुआत की गई थी। टाटा ग्रुप में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो जेवर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश नोएडा में बनाया जा रहा है। और LNT की बात की जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात की केवड़िया में है सरदार पटेल की, ये बनाई जा रही है। क्लियर है? पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 फहमीदा अजीम ने जीता है। ये बांग्लादेश की हैं और इन्होंने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की ये क्या है? चित्रकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। तो कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें यह पुरस्कार किस लिए मिला है? तो सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सबसे पहले यह बताएं कि पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपको बता दें कि 2021 में भी 4 लोगों को पुलित्जर पुरस्कार मिला था। ये 4 लोग कौन कौन हैं? तो एक पहला अदनान, दूसरा जो है सना इरशाद, तीसरा अमित दवे और चौथा दानिश सिद्दीकी। यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन में दानिश सिद्दीकी। इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला था। ये अफगानिस्तान में जो तालिबानियों का शासन चल रहा था, तालिबानियों का शासन आ रहा था, तो वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे। तो वहाँ पर इनकी धोखेबाजी से मौत हो गई थी। तो इनको मरणोपरांत 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया था। 2021 का पुलित्जर पुरस्कार प्रोवाइड कराया गया था मरणोपरांत। क्लियर है? अब गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो लेखन से रिलेटेड है। इनकी पुस्तक का नाम है टॉम ऑफ सेंड। और तीसरा नंबर है फ्रांसिस केरे। इन्हें प्रिट्जकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। प्रिट्जर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पहली अफ्रीकी महिला है। यह अवार्ड पाने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। क्लियर है? छठा क्वेश्चन है किस नेता को लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? किस नेता को? तो ऑप्शन नंबर सी, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की को 2022 का लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर द्वारा इस वर्ष के लिबर्टी मेडल के लिए सम्मानित किया गया है। अभी रूसी में अत्याचार हो रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने रूसी अत्याचार के सामने स्वतंत्रता की वीरतापूर्वक लड़ाई की, वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है। और इन्हें जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति 2019 से ही यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2019 से ही ये इस पोस्ट पर हैं। अब ऑप्शन से रिलेट किया जाए करेंट अफेयर्स की,
तो नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनको काफ़ी सारे देशों के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। काफ़ी सारे देशों के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है, जैसे मालदीव, भूटान, सऊदी अरब, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया है। ये तो बात हुई विदेशों की, पर अगर अपने देश की बात की जाए तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा ऑप्शन है शिंजो अबे। शिंजो अबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो इन्हें भी मरणोपरांत जापान के हाईएस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। जापान के हाईएस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। और बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, बिल गेट्स, इन्हें पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। क्लियर है। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वह फिल्म जगत से संबंधित थे। यह फिल्म जगत से संबंधित है। 1965 की जो फिल्म आई महाभारत और 2000 के दशक में हेरा फेरी और वेलकम जैसे हिट कॉमेडी फिल्मों के लिए ये जाने जाते थे। इन्होंने फिल्म निर्माण में 1953 में अपनी फिल्म निर्माण और मीडिया मनोरंजन कंपनी शुरू की। खेल स्पोर्ट्स से कुछ रिलेट करें तो स्पोर्ट्स से 2 व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया, एक सेनवाल और एड्यू साइमन। सेनवाल का हार्ट अटैक से निधन हुआ और एड्यू साइमन का भी कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से थे। लेखक में अगर ऑथर में बात करें तो अंकितम नेमुद्री जिनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है। 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र का सम्मान है, इनका भी निधन हो गया। और राजनीति के क्षेत्र में अभी हाल ही में जो चर्चा में सोनाली फोगाट, इनका भी हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये बीजेपी की प्रमुख लीडर थी। क्लियर है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू का अनावरण अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजधानी जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ की लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीटें 200 हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ये अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में, कहाँ पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इस स्टेडियम में इंडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब की जाती है? 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलों का उद्देश्य है प्रतिभा को निखारना और खेल भावना को बढ़ावा देना। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन 29 अगस्त से 1 दिसंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो भूपेश बघेल ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र। क्लियर है। हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलती हैं? अंतिम पंघाल रेसलिंग से रिलेटेड है। रेसलिंग कुश्ती से रिलेटेड है। अंतिम पंघाल अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। और यह कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सोफिया बुल्गारिया में विश्व चैंपियनशिप में ये 53 किलोग्राम वर्ग में वह शीर्ष पर रही हैं।
53 किलोग्राम वर्ग में यह शीर्ष पर रही हैं। ठीक है। अब अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो बॉक्सिंग से कौन से प्लेयर याद आ रही हैं? बॉक्सिंग से लवलीना बोर्गोहेन जिसने टोक्यो ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य मेडल जीता है। क्रिकेट की अगर बात की जाए तो मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। और बैडमिंटन की बात की जाए तो पीवी सिंधु जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। क्लियर है। 10वां विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो विश्व जल सप्ताह 2022 का विषय है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। तो विश्व जल सप्ताह और विश्व जल दिवस दोनों अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे, और उसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मनाया जाता है और इसकी थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। और यह 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम जो हर वर्ष आयोजित किया जाता है। ओनली वन अर्थ यह किसकी थीम है? तो ओनली वन अर्थ जो 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम है ओनली वन अर्थ। ठीक है। और बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ यह किसकी थीम है? तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे विश्व विविधता दिवस जो 23 मार्च को मनाते हैं, इसकी थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। करेंट अफेयर्स जो डिटेल में पढ़ाए गए हैं अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी। और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत